नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर थर्ड का जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का मेजर मेजर इकोनॉमिक्स पेपर है, यानी कि मेजर पेपर है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पेपर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स एज ए मेजर पेपर है उनके लिए ये क्लास है बेहद खास। और 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। और जो चौथी यूनिट है ये सेंट्रल बैंकिंग यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड है। पहली यूनिट आपकी नेशनल इनकम और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फिर बाकी मनी फंक्शन और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो पेपर लंबा है, लेंदी पेपर है क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो काफ़ी डीप में इसका सिलेबस आपका होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि वन शॉट की डिमांड आती है, लेकिन वन शॉट इकोनॉमिक्स का मैं बार-बार कहता हूँ कि 1 से 2 घंटे में वन शॉट नहीं निपटाया जा सकता इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के हर एक टॉपिक इतना बड़ा है कि उस एक-एक टॉपिक में 1-1 2-2 घंटे लग जाए, इतना वास्ट होता है, यानी कि बड़ा होता है। चीज़ें जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, बात बनती नहीं। तो वन शॉट ना सही, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र को जानने से पहले हम इकोनॉमिक्स को जानें। इकोनॉमिक्स क्या होती है कि इकोनॉमिक्स होती है कि हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को हम कैसे सैटिस्फाई करें, हम इनको कैसे फुलफिल करें? तो ये सारी चीज़ें यानी कि जहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनका एनालिसिस होता है, उस ब्रांच ऑफ नॉलेज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सही है। इकोनॉमिक्स का जो बर्थ है वो हम मानते हैं 1776 से, यानी कि इससे ये ट्रेंड में आई थी। एडम स्मिथ इसके फादर कहे जाते हैं। ठीक है। फिर 1933 में जो है रेगनर फ्रिश, उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। बताया एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स की क्या करती है? स्टडी करती है। वहीं अगर एंटायर इकोनॉमी की बात करें, उसे हम किसका सब्जेक्ट मैटर मानते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आपका जो पेपर का नाम है वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, यानी कि एंटायर अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हम इसमें स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल होता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें होती है। तो पहले क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द इकोनॉमिक एज ए होल, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। इट डील्स विद एग्रीगेट्स वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि यह राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास जैसे समष्टिगत तत्वों से संबंधित है या उनसे यह डील करती है, यानी कि इसमें पूरे अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे जो तत्व होते हैं वो इसमें स्टडी किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? इसमें क्या पढ़ा जाता है या क्या एनालिसिस होता है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स डिमांड एंड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फोकसिंग ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में राष्ट्रीय आय, कुल मांग आपूर्ति, रोजगार, उपभोग, निवेश, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र और आर्थिक विकास आदि क्या है? शामिल है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के सारे मोटी-मोटी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, फ्रेमिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अचीविंग स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ए कंट्री। यानी समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक उतार चढ़ाव को समझने में मदद करता है, राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीति आदि बनाने में मदद करता है, मुद्रास्फीति व बेरोजगारी को कंट्रोल करने में क्या करता है? मदद करता है। इन सारी चीज़ों में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? हेल्पफुल साबित होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि समष्टि आर्थिक चर क्या है? यानी कि वही जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो इसके वेरिएबल्स होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर एग्रीगेट इंडिकेटर्स सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल व्हिच रिफ्लेक्ट द ओवरऑल कंडीशन ऑन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी समष्टि आर्थिक चर वे समग्र संकेतक है
जो कि राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, उपभोग, बचत, निवेश, मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर आदि को दर्शाते हैं। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय के परिपत्र प्रवाह को समझाइए, यानी कि इसमें क्या होता है। अ, जैसे यहाँ पे है हाउस होल्ड, कौन है? हाउस होल्ड। और यहाँ पे क्या है? फर्म्स। फर्म को क्या करना होता है? प्रोड्यूस करना होता है, कोई चीज़ बनानी होती है, तो जो लेबर है वो कहाँ से जाती है? हाउस होल्ड से जाती है। ये गया अपना लेबर, और बदले में फर्म इनको क्या दे देती है? वेजेस देती है। फल है। अब फर्म ने जो चीज़ प्रोड्यूस करी है, उनको खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड ही खरीदेंगे, ठीक है? और बदले में इनको क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो ये जो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में इंटर रिलेशन होता है, चीज़ों का लेन-देन करना या जो भी है इंटर रिलेशन होता है, इसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि पहले फर्म से इधर इनकम आती है, फिर इधर से पेमेंट इधर चला जाता है। Circular flow of income explains the continuous movement of income, production, and expenditure between households and firms, showing how economic activities are interdependent in an इकोनॉमी। यानी कि आय का परिपत्र प्रवाह है परिवारों और फर्मों के बीच आय, उत्पादन और व्यय के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि कैसे एक इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां होती है। यानी कि जो हाउस होल्ड है ये क्या है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप ये कह सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब बात करें टू फैक्टर ऑफ व्हाट इज द टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? द टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स ओनली वेयर हाउस होल्ड्स सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन। यानी कि तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल परिवार और फर्म ही शामिल होते हैं, जहां परिवार उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं और जो फर्म होती है वो सामान या वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूस करती है कंजप्शन करने के लिए। यानी कि यहाँ के जो हाउस होल्ड होते हैं और यहाँ पे फर्म होते हैं, तो यहाँ से इधर जाते हैं, फिर इधर से इधर आते हैं। तो ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, इसी को टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। जब इसमें कौन आ जाए, बीच में गवर्नमेंट आ जाए, तो इसे क्या बोल देते हैं? थ्री सेक्टर बोल देते हैं। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के मापों की पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स आर इंटर रिलेटेड बिकॉज द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इक्वल टोटल इनकम जनरेटेड एंड टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एन इकोनॉमी। यानी कि उत्पादन विधि या आय विधि है या व्यय विधि परस्पर संबंधित है, क्योंकि कुल उत्पादन, कुल आय और कुल व्यय समान ही होते हैं। यानी कि जो भी ये सारी विधियाँ होती हैं, इनका जो रिजल्ट होता है वो लास्ट में क्या होता है? इक्वली होता है। चाहे वो आप ये कह दो कुल उत्पादन कह लो, कुल आय और कुल व्यय, ये तीनों क्या होते हैं? समान ही होते हैं। बात करें सेकंड यूनिट की, स्टेट द फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के क्या कार्य हैं? इसको स्टार मार्क लगा लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछने के पूरे चांसेस है। मनी परफॉर्म्स important functions such as medium of exchange, unit of account, store of value, and standard of deferred payments, facilitating smooth exchange and economic activities। यानी कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मूल्य मापक का कार्य करती है, मुद्रा संचय का काम करती है, और भविष्य में होने वाले जो स्थगित भुगतान है उनके लिए मानक बनाने जैसे कार्य करती है। यानी कि एक मनी के फंक्शन कितने होते हैं? मनी इज मनी हैव ए फंक्शन फॉर, इसी करके से बोला जाता है मनी हैज ए फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए अकाउंट, ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। इस तरीके से चार इसके फंक्शन बोले जाते हैं। तो ये चारों फंक्शन आपको याद होने चाहिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये मनी के काम है। एक्सप्लेन डिमांड फॉर मनी, यानी कि मुद्रा की मांग स्पष्ट कीजिए। डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिजायर टू होल्ड मनी बैलेंसेज फॉर ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव पर्पजेज एट ए गिवन टाइम। यानी कि मुद्रा की जो मांग है, वो जो मांग से तात्पर्य है वो लेन देन उद्देश्यों के लिए, सावधानी उद्देश्यों के लिए या सट्टा उद्देश्यों के लिए मुद्रा रखने की इच्छा से है। यानी कि जो डिमांड ऑफ मनी है, जो जेम किन्स है, वो बताते हैं कि हम जो डिमांड करते हैं मनी की, वो तीन उद्देश्य से करते हैं। एक हमारा उद्देश्य होता है ट्रांजेक्शन मोटिव। क्या होता है? ट्रांजेक्शन मोटिव, यानी कि जो डेली रूटीन के हमें लेन-देन करने होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे ट्रांजेक्शन मोटिव। यानी कि जैसे आप कॉलेज जाते हो फॉर एग्जांपल, तो जाने का आपका रोज़ ₹10 लगता है और आने के आपके ₹10 लगते हैं, गाड़ी का किराया है। तो ये जो ₹20 आप रखते हो, ये आपके क्या है? ट्रांजेक्शन मोटिव है।
फिर है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव, आप क्या जेब में ₹20 लेके जाते हो? नहीं, आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लेके जाते हो कि ₹100 तो कम से कम हो, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि सावधानी उद्देश्य। फिर आते हैं स्पेक्युलेटिव पर्पज़। स्पेक्युलेटिव पर्पज़ यानी कि अगर मार्केट में कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखे, तो हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को खरीद भी सकते हैं या बेच सकते हैं। कहने का मतलब, मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उनके लिए आप जो पैसा अपने पास रखते हो, उसे स्पेक्युलेटिव मोटिव बोलते हैं। उसके अलावा आप जो पैसा होता है, उसको आप क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद जो पैसा बचता है, वो आपकी सेविंग होती है और आप उसे क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। तो जो जेएम किन्स है, उन्होंने डिमांड फॉर मनी के 3 उद्देश्य बताए हैं, 3 मोटिव्स बताए हैं। ट्रांज़ैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज़ सप्लाई ऑफ मनी? मुद्रा की आपूर्ति क्या है? मनी सप्लाई refers to the total stock of currency and credit available in an economy at a particular time, regulated mainly by the central बैंक। यानी कि मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य किसी निश्चित समय पे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल मुद्रा के भंडार से है। यानी कि एक समय के पॉइंट ऑफ बात करता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक मनी में एक इकोनॉमी में कितनी मनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। और सप्लाई ऑफ मनी किसके द्वारा रेगुलेट होती है? सेंट्रल बैंक, जो कि हमारा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रेफर्स सॉरी स्टेट्स दैट प्राइस लेवल वेरीज डायरेक्टली विद मनी सप्लाई, अज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ मनी एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। यानी मुद्रा का जो परिणाम सिद्धांत है, वो बताता है कि मुद्रा स्तर मुद्रा आपूर्ति के साथ साथ सीधे अनुपात में बदलता है। यानी कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है, वैसे वैसे जो मुद्रा का स्तर है, वो है भी बढ़ता है। ये जो मनी है, ये मनी की क्वांटिटी थ्योरी को बताता है। वहीं हम बात करें व्हाट इज द कैश बैलेंस अप्रोच, यानी कि नगद शेष दृष्टिकोण क्या है? कैश बैलेंस अप्रोच एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड ऑन पीपल्स डिजायर टू होल्ड मनी एज कैश बैलेंस रादर देन ओनली यूजिंग इट फॉर ट्रांजेक्शन। यानी कि नगद शेष दृष्टिकोण मुद्रा के मूल्य को नगद शेष रखने की इच्छा के आधार को पर समझता है। यानी कि लोग पैसे को अपने पास कैश में रखना चाहता है, ना कि उसे कहीं इन्वेस्ट करके उसको बताता है कि वो उसे अदर ट्रांज़ैक्शन में यूज़ नहीं लेता है, वह उसको कैश बैलेंस के तौर पे अपने पास रखता है। ये अप्रोच बताती है कैश बैलेंस अप्रोच। डिफाइन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है? यानी मार्केट में महँगाई स्तर का, यानी कि जो प्राइस लेवल है उसका बढ़ना और महँगाई का बढ़ना, यानी कि जनरल प्राइस लेवल का क्या होना? बढ़ जाना, उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। यानी कि एक ट्रेंड है मार्केट में, जैसे भाव ऊपर नीचे होना, अप डाउन होना, इसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। लेकिन एक ट्रेंड दिख रहा है कि लगभग पैसे बढ़ ही जा रहे हैं, यानी कि भाव बढ़े जा रहे हैं वस्तुओं के, तो हम इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको और पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि पैसे का इंटरनल वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज़ होती है, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। Inflation refers to a continuous and sustained rise in the general price level over time, resulting in a fall in the purchasing power of money। यानी मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। डिफरेंस बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि मांग जनित और लागत जनित मुद्रास्फीति में अंतर बताओ। दोनों को स्टार मार्क लगाओ। डिमांड पुल होता है कि जब वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाए? बढ़ जाए, लेकिन वस्तुओं की सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाती है, तो प्राइस में क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाती है। इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब कच्चे माल की या फिर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके भाव बढ़ जाए, भाव बढ़ने से वस्तुओं की प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइजेज फ्रॉम एक्सेस डिमांड, whereas cost push inflation is caused by rising cost of production such as wages and raw materials। मांग जनित मुद्रास्फीति अधिक मांग से होती है, जबकि लागत जनित मुद्रास्फीति लागत बढ़ने से बढ़ती है या लागत बढ़ने से होती है। यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब हुआ अ, वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाना, जबकि वस्तुओं की सप्लाई का नहीं बढ़ पाना। तो सप्लाई उतनी ही है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बढ़ेगी? प्राइस बढ़ेगी। इसे डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हम आ गए हैं यूनिट 3 में। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, यानी आय व रोजगार निर्धारण स्पष्ट कीजिए।
Income and employment determination explains how the level of national income and employment is determined by aggregate demand and aggregate supply in an इकोनॉमी। यानी कि आय व रोजगार निर्धारण बताता है कि कुल मांग और कुल आपूर्ति से आय और रोजगार का स्तर किस प्रकार तय होता है। ये हमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट दी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का प्रतिष्ठित, ये शास्त्रीय नहीं है, प्रतिष्ठित सिद्धांत बताइए। द क्लासिकल थ्योरी स्टेट्स दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज अचीव्ड ऑटोमेटिकली थ्रू फ्लेक्सिबल वेजेज एंड प्राइसेज विदाउट एनी नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जब मजदूरी की दरें और कीमतें क्या होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। गवर्नमेंट के किसी भी तरीके के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती है, फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है, ऐसा मानती थी क्लासिकल थ्योरी। और क्लासिकल जो थ्योरी है उसको शुरुआत में एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया था, बाद में डेविड रिकार्डो और इनका नाम इससे जुड़ता है। यानी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनका ये दिया हुआ सिद्धांत है। एक्सप्लेन द केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार का केंजीय सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। द केंजियन थ्योरी स्टेट्स दैट एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन। यानी कि जो किन्स है वो अपने सिद्धांत में बताते हैं कि रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सही समय पे या समय समय पर सरकार का हस्तक्षेप क्या होता है, जरूरी होता है। यानी कि इन्फ्लेशन से निपटने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन क्या है। कंजप्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, इंडिकेटिंग दैट कंजप्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। यानी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजप्शन में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। उपभोग फलन और उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। एक्सप्लेन दी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कि मितव्ययता के विरोधाभास का स्पष्ट कीजिए। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि बचत करना सही है या गलत है, तो आप कहोगे कि ये तो सही है, बचत करनी चाहिए, लेकिन मैं अब कहूँ कि समाज के सारे लोग बचत करने लग जाए तो ये गलत है। तो यानी कि जो सेविंग्स है, यानी कि जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है वो यही कहता है कि बचत करना सही है लेकिन सामाजिक दृष्टि से ये क्या है, गलत है, इससे इकोनॉमी ठप हो जाती है। Paradox of thrift states that excessive savings saving by individuals may reduce aggregate demand, national income and employment instead of increasing economic वेलफेयर। यानी कि मितव्ययता का जो विरोधाभास बताता है कि अधिक बचत से आय और रोजगार घट सकता है। यानी कि कहने का मतलब व्यक्तिगत स्तर पर बचत सही है लेकिन सामाजिक स्तर पर ये नुकसानदायक होती है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी निवेश फलन क्या है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन shows the relationship between investment and factors such as interest rate, expected profit and business confidence in an economy। निवेश फलन अ, निवेश और ब्याज दर तथा अपेक्षित लाभ के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि जैसे जैसे ब्याज ज़्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है निवेश भी ज़्यादा होगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। Multiplier explains how an initial increase in investment results in a multiple increase in a national income through successive rounds of spending। यानी कि गुणक बताता है कि निवेश की प्रारंभिक वृद्धि से आय में कई गुना वृद्धि बढ़ जाती है। यानी कि निवेश में मल्टीपल ग्रोथ बताई जाती है, या यूँ कहें निवेश से हमें मल्टीपल ग्रोथ या मल्टीपल इंक्रीजेज देखने को मिलता है। नेशनल इनकम में जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर होता है उस हिसाब से। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक क्या है। ए सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी, रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड कंट्रोलिंग द बैंकिंग सिस्टम। केंद्रीय बैंक किसी देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था होती है जो कि मुद्रा निर्गमन और शाख नियंत्रण का कार्य करती है। क्रेडिट का मतलब ऋण नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है साख है। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, कमेंट करके आप बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। स्टेट दी फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक के क्या कार्य है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लो, ये आपसे 20 सेक्शन में डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स फंक्शंस एज ए नोट इश्यू यानी करेंसी इश्यू, बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। यानी कि केंद्रीय बैंक
मुद्रा निगमन का निर्गमन करता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, शाख नियंत्रण का कार्य करता है, फॉरेन एक्सचेंज का ये कस्टोडियन है और ये सरकार के लिए सलाहकारी बैंक का भी क्या करता है, कार्य करता है। व्हाट इज कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक क्या है? ए कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड्स लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है और लाभ कमाने हेतु ऋण भी प्रदान करता है। ये कई तरीके की फैसिलिटी देता है, जैसे लोन प्रोवाइड करवाने की, उधार देने की फैसिलिटी देता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। जिस बैंक का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है उसे कमर्शियल बैंक कहा जाता है। एक्सप्लेन क्रेडिट कंट्रोल यानी ऋण नियंत्रण स्पष्ट कीजिए। क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी कि ऋण नियंत्रण से तात्पर्य ऋण नहीं है, यहाँ पे ये साख ही की जाएगी। साख नियंत्रण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा और दिशा को नियंत्रित करने से है। जैसे क्रेडिट कंट्रोल में जो मेथड अपनाए जाते हैं उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने कहा कि सरकार जो आरबीआई है उसने रेपो रेट बढ़ा दी, तो रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो उससे लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। लोन जब महंगा हो जाएगा तो आगे मार्केट में भी लोन महंगा दिया जाएगा, और लोन जब महंगा दिया जाएगा तो लोन की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरीके के जो मेथड्स अपनाए जाते हैं उन्हें हम क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, यानी कि साख नियंत्रण कहते हैं। व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड यानी कि मात्रात्मक नियंत्रण क्या है? तो मात्रात्मक में वो होता है जो साख की मात्रा को प्रभावित करता है, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सारे किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव कंट्रोल में आते हैं। क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स रेगुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैंक रेट, रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यानी कि मात्रात्मक ऋण यानी कि मात्रात्मक साख नियंत्रण साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करता है, और उसमें इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स या यूँ कहें इस तरीके के तरीके काम में लिए जाते हैं। डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को परिभाषित कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई वह नीति है जिससे मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित होती है। यानी कि मौद्रिक नीति कौन लाता है? केंद्रीय बैंक लाता है, और केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हो, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई द्वारा जो पॉलिसी लाई जाती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। स्टेट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा नीति के उद्देश्य क्या है, क्यों लाई जाती है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मौद्रिक नीति के उद्देश्य मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास आदि को बढ़ावा देना होता है। इसके जो मेन उद्देश्य है वो तो यही है, सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी का लाना, और इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को क्या करना? कंट्रोल में करना, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, रोजगार जनरेट करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मेंटेन करना या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, ये मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पे। जैसे पहला ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताओ, सब्जेक्ट मैटर बताओ और इंपॉर्टेंस बताओ। ये क्वेश्चन आपका छपने वाला है, आएगा, आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड थ्री सेक्टर मनी। आपसे टू सेक्टर और थ्री सेक्टर दोनों मनी पे पूछे गए हैं, सर्कुलर फ्लो पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। और नेशनल इनकम के जो मेथड्स है उनमें आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ मनी एंड देयर सिग्निफिकेंस, स्टार मार्क लगा लो। फंक्शंस ऑफ मनी आपको किसी ना किसी तरीके से पूछा ही जाएगा। चार फंक्शंस है मनी के, वो आपको याद रखना है। फिर है डिमांड फॉर मनी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ केंजियन थ्योरी, यानी कि इसकी जो आपकी यूनिट की सेकंड यूनिट है, यानी सिलेबस की सेकंड यूनिट है, वो थोड़ी थोड़ी टिपिकल है। आप पहली और चौथी यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो, आपकी 70% अटेम्प्टिंग इन दो से ही हो जाएगी, क्योंकि सी सेक्शन के आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहली और चौथी यूनिट से आप करोगे तो सी सेक्शन में कितने क्वेश्चन लगा दिए आपने? 40 मार्क्स के लगा दिए। बी सेक्शन में 2 इनमें से निकाल दिए तो 20 नंबर के निकाल दिए, ठीक है? 60 नंबर हो गए, और वहीं फिर आप 5-7 नंबर के आप वैसे कर देते हो, तो लगभग आपके 65% तो ये ऐसे कैसे बन रहे हैं। और यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो 30 नंबर आपके उधर से हैं, तो 65% ये हो गया, 30% ये हो गया, लगभग 42 प्लस 30 यानी कि 70% की अटेम्प्टिंग सिर्फ 2 यूनिट पढ़ने से आपकी हो जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहली और चौथी यूनिट आपको इसकी पढ़नी चाहिए। ये दोनों यूनिट आसान है, इन दोनों में आप लिख सकते हो।
तो इस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस विद आंसर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सी सेक्शन को भी इन्वॉल्व करते हुए इसमें आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। बड़े क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। और हाँ, प्रतिष्ठित सिद्धांत बोलते हैं क्लासिकल जो थ्योरी है, क्लासिकल का मतलब आपको इसमें शास्त्रीय दिखेगा, जबकि शास्त्रीय नहीं होता है, क्लासिकल का मतलब होता है प्रतिष्ठित। जहाँ शास्त्रीय लिखा वहाँ प्रतिष्ठित मान लीजिए। तो ये आपका बी से सी सेक्शन के क्वेश्चन भी है इसमें। टोटल आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में। तो ये थी दोस्तों अपनी मेजर पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट को, जहाँ पर स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो वहाँ सेमेस्टर 3 में आपको ये फाइल मेजर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आंसर के नाम से आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये थी अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास। होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देकर फिर इधर आके कमेंट भी करें कि आपको किस तरीके से बेनिफिट हुआ हमारी क्लास से। तो लेते हैं आपसे विदा। नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक